अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ। मैं हूं अली सरवर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, दुरुस्त नहीं है। एतजाज हसन साहब और मारूफ कानूनदान साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब, ये दोनों गए थे अदालत में और वहाँ जाकर उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी फौजी अदालतों के खिलाफ। और वो अब ट्रायल शुरू हो चुका है इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई है। बहुत अहम ये समाअत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर रिमार्क्स दिए हैं कि कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। यह कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं है। देखना होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमा फौजी अदालत मुंतकिल किए हैं। और पहले रोज़ क्या समाअत हुई, क्योंकि जो ये दरखास्तें दी गई हैं इसमें जस्टिस काजी फायद ईसा साहब बेंच पर उन्होंने एतराज़ उठा दिया था। 9 रुकनी बेंच था और उन्होंने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस पर फैसला नहीं आता तब तक तमाम बेंच जो है वो गैर कानूनी है। और मैं इस बेंच को बेंच तस्वर नहीं करता। उनके अपने ये रिमार्क्स थे, लेकिन फिर वो बेंच से अलग हो गए। जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने भी एतराज़ किया, तो फिर 9 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो टूट गया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने 7 जजों पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया है। और ये बताएं आपको कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनकी सरबराही में बनने वाला जो 7 रुकनी बेंच है, इसमें जो जस्टिस साहिबान उनके साथ हैं, मौजूद जस्टिस साहब, उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा शामिल हैं। और उसकी गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई और आज की जो समाअत है उसका भी थोड़ा सा अहवाल मैं आपको पहुँचा दूँ। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान सिविल सोसाइटी के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी, वो वहाँ पेश हुए और उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि मेरी दरख्वास्त दीगर दरख्वास्तों से अलग है। उनकी जो दरख्वास्त है उन्होंने कहा कि ये दीगर दरख्वास्तों से अलग है और उसमें उन्होंने कहा कि मेरी दरख्वास्त में आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया गया जिस तरह दूसरी जो दरख्वास्तें हैं एतजाज हसन साहब की और दीगर। बल्कि उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं है, बल्कि मेरा मौक़िफ़ ये नहीं है कि सिविलियंस का आर्मी ट्रायल नहीं हो सकता। सिविलियन के आर्मी अली ताहिर साहब मारूफ कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब क्या कहेंगे, ख़ास तौर पर अब आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये कहना कि सिविलियन का कभी फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं है। और फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त हैं उसकी समाअत हो रही है और मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने आज ये रिमार्क्स दिए हैं कि कोई सिविलियन किसी फ़ौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फ़ौजी अदालत में हो सकता है। ये कहना है कि सिविलियन का कभी फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं है। एक कानूनदान के तौर पर आप सारे केस को किस तरह देख रहे हैं? और 9 रुकनी जो बेंच था वो भी आपको मालूम है कि जस्टिस बल्कि जो नामजद चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा साहब, उन्होंने इस बेंच पर एतराज़ उठाया था और कहा था जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला नहीं आता तब तक तमाम बेंच गैर कानूनी है। आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से बैरिस्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी बैक ऑन योर शो। और आपको याद होगा जब ये मिलिट्री कोर्ट्स की नई नई बात हुई थी तो मैंने तो बिल्कुल जो है एक स्ट्रेट और एक्सट्रीम लाइन ली थी कि ये कोर्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सिविलियंस के ट्रायल जो हैं वो स्पार्स सम वेरी एक्सट्रीम कंडीशन, सम वेरी रिमोट कंडीशन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं हो सकते। मेरा ख्याल है कि ज्यादातर जो वकला बरादरी है उसका कंसेंसस भी यही है और बेशक वो जवाद ख्वाजा साहब की पिटिशन हो या एतजाज हसन साहब की पिटिशन हो, उसको बड़ी पजराई और सपोर्ट जो है वो वकला बरादरी के अंदर उसके लिए मौजूद है। बिल्कुल जिस तरह आप ये फैसला नहीं कर सकते कि मार्शल लॉ लगाकर और एक जनरल जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए या प्रेसिडेंट बन जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप सोच नहीं सकते। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये भी नहीं सोचा जा सकता कि एक कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम है, एहतराम हमारे ऊपर फर्ज है उनके लिए, वो हमारी फौज का हिस्सा है, हमारे लिए लड़ते हैं, जानों के नजराने पेश करते हैं, लेकिन उनको स्टैंडर्ड ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का तक नहीं पता। ये इसी तरह है कि आप कल को किसी मेजर को, ब्रिगेडियर को, कर्नल को कह देंगे भाई तू हवाई जहाज उड़ा के और कराची से लाहौर ले जा, तो वो
हमारी इज्जत तो पूरी है दिल में, लेकिन हवाई जहाज वो बीच में रास्ते में कहीं गिरा देगा। तो इसी तरह ये जो जस्टिस है, इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इसके कुछ स्टूडेंट्स है, नहीं तो सर वो आर्मी, उसको। देखिए वैसे साहब आर्मी एक्ट जो 1952 का है उसमें जी जी बिल्कुल। उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किन लोगों के खिलाफ मुकदमात का उसमें लिखा हुआ है कि दर्ज हो सकते हैं? नहीं देखिए, ये जो अमेंडमेंट आई ये बाद में आई, ये अयूब खान के दौर में आई। इसकी मैं आपको पूरी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री दे सकता हूँ, लेकिन अयूब खान भी सिविलियंस का ट्रायल नहीं कर सका। उसके बाद सिविलियंस का ट्रायल की कोशिश जो है वो जियाउल हक के दौर में भी की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, और वो इनवारुल हक का टाइम था और मौलवी मुश्ताक का टाइम था जो स्पून फीडर्स थे जियाउल हक के लिए, उन्होंने सेटिस्फाई किए थे ट्रायल्स, मिलिट्री ट्रायल्स को। अच्छा इस पर ये उसके कहते हैं बाद जो बैरिस्टर नवाज साहब, शरीफ साहब ने वो ये कोशिश की, कहते हैं जी वो सेटिस्फाइड हुए। तो ये अमेंडमेंट्स तो मौजूद रही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो पोजीशन है वो यही रही है कि इनके ट्रायल्स नहीं हो सकते। और मुझे जहां तक मैंने जो प्रोसीडिंग्स जो है ऑब्जर्व की हैं, मैं जाहिर है उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो मौजूद नहीं था, तो जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मीडिया के जरिए ही मिली, और मीडिया की इंफॉर्मेशन के ऊपर जाहिर है कमेंट करते हुए बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन विद दैट एक्सक्लूजन क्लॉज एंड विद दैट एक्सप्लेनेशन मुझ तक मीडिया के जरिए वो खबरें पहुंची, मैं समझता हूं कि ये कोर्स उसी तरफ जा रहा है कि ये जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं ये सेट असाइड हो जाएंगे। हाँ, इसके अंदर ये एक जरूर हिकअप आया है कि जिस तरह से काजी फायज ईसा साहब ने और सरदार तारिक मसूद साहब ने, दोनों बड़े अच्छे ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने जिस तरह बेंच का बायकॉट किया, मैं नहीं समझता कि ये सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड डेफरेंस टू देम, दे आर मच सीनियर टू मी इन द फील्ड, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक बड़ी इमेच्योर और चाइल्डिश हरकत थी जो शायद दुनिया के किसी भी सुप्रीम कोर्ट में आज तक अच्छा नहीं उनका, हुई। और अच्छा वो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इसमें ने ये प्रेसिडेंट सेट किया। सर देखिए नामजद जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा साहब, और उनका जो मौक़िफ़ है उस पर आपकी क्या राय है? उन्होंने ये कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला नहीं आता तब तक तमाम बेंच जो हैं गैर कानूनी है, और इस बेंच को मैं बेंच तस्वर ही नहीं करता, और इस पर आप जानते हैं कि फिर उन्होंने ये बेंच टूट गया। उनका जो मौक़िफ़ है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पर्सनल रीजंस हैं। एक 8 मेंबर बेंच ने स्टे दिया है, जो 8 मेंबर बेंच का फैसला है वो एक जुडिशियल फैसला है, वो उसी तरह हर सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर भी बाइंडिंग है, आइन के तहत 189 के तहत 190 के तहत, जिस तरह वो हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग है, जिस तरह वो लेजिस्लेचर के ऊपर बाइंडिंग है, और अली सरवर साहब क्वाइट फ्रेंकली मेरे और आप जैसे आम बंदों के ऊपर बाइंडिंग है। तो बड़ी कैटेगोरिकल बात है कि सुप्रीम कोर्ट के एक 8 रुकनी बेंच के फैसले को ये कह देना कि मैं इसको मानता ही नहीं और मैं इसको तस्वुर ही नहीं करता, दिस डज नॉट बिड वेल फॉर आवर जुडिशियल सिस्टम। और तभी इत्तेजाज अहसन साहब ने, शायद आपने देखा हो कि वो खड़े होकर फौरन रोस्टम पे आए और उन्होंने कहा कि आप इस केस को सुने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलिए, वो जो जजेस हैं वो बड़े सीनियर जजेस हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े लर्नेड लोग हैं, उनके अपने रीजंस होंगे, लेकिन आप इस बात को डिस्काउंट ना करिए अली सरवर साहब कि ये जो 2 मेंबरान हैं इन्होंने पहले जुडिशियल कमीशन के अंदर भी, जाहिर है वो एक पूरी लड़ाई हुई थी जिसकी फिर ऑडियो टेप जो है वो भी रिलीज की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो इतना तो हम सबको पता है दैट एवरीथिंग इज नॉट वेल इन द सिटी ऑफ रोम। अच्छा नहीं हमें इस सर बात का ठीक पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कुछ इख्तलाफात मौजूद हैं, और ये भी उन इख्तलाफात की ही मैनिफेस्टेशन थी। सर, लेकिन ये देखिए कि सिविलियन का आर्मी ट्रायल नहीं हो सकता, सिविलियन की आर्मी अदालत में ट्रायल तो होते रहे हैं, और तहरीरी ये क्या दुरुस्त नहीं है सर? सिविलियंस के आर्मी अदालतों में ट्रायल्स तो होते रहे हैं, साबका हुकूमत में भी क्या फैसले नहीं आए उनके खिलाफ? जी, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, आपकी बात ठीक है, और एज अ मेंबर ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ आपकी। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ आपका सवाल नहीं, ये आपकी तनकीद है, मैं आपकी इस तनकीद को एक्सेप्ट करता हूँ कि वकला को उसी वक्त इसके ऊपर यकआवाज होकर बोलना चाहिए था, लेकिन शायद उसकी वजह ये थी कि उस वक्त वो एक छोटे नंबर में मौजूद थे और वो इतने ज्यादा वेल रिपोर्टेड भी नहीं थे। लेकिन इस दफा जिस तरह से जो तरीकाकार अपनाया गया है उसके ऊपर शायद मेरा ख्याल है कि क्योंकि वो एक
सवालात जो है वो बढ़ना स्टार्ट हुए तो फिर उसके ऊपर एक रिएक्शन भी आया। लेकिन मैं आपकी बात को ठीक समझता हूँ, जो इदरीस खटक के साथ हुआ, जो हसन अस्करी के साथ हुआ, वो भी ठीक नहीं हुआ। और मैं आपको सिर्फ इतना कह दूं अली सरवर साहब, अगेन ये बात मैंने आपके शो में पहले भी की है कि अगर आप ये समझना चाहते हैं कि मिलिट्री ट्रायल्स में क्या मसला है, तो जस्टिस वकार सेठ की जो 2019 की जो जजमेंट है पेशावर हाई कोर्ट की, सिर्फ उसको पढ़ लीजिए। उन्होंने यहाँ तक मिन्यूट डिटेल्स में लिखा है कि 3 अलग अलग कोर्ट्स हैं, लेकिन और वो एक ही टाइम पे बैठी हुई हैं, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर एक जैसे हैं। तो जिस लड़के को ये काम दिया गया कि इनके ऊपर सिग्नेचर करो, ये रिकॉर्ड कोर्ट में जमा कराना है, उसने ये देखा ही नहीं कि एक कोर्ट पेशावर में है, एक मर्दान में है, एक कोहाट में है। उसने एक ही पेन से पकड़ के सारों के ऊपर साइन करके जो है वो रिकॉर्ड जमा करा दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मिलिट्री ट्रायल्स हुए हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुए हैं। अच्छा, सिवाय उनके, ठीक है, सिवाय उनके अली सरवर साहब जो 21वीं आईनी तरमीम के तहत हुए। हाँ, अगर आपने आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल्स करने हैं तो आईनी तरमीम लेके आ जाएं, और आईनी तरमीम के बाद आप करें तो फिर हमारे पास भी कोई जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि हम कहेंगे कि चूंकि आईन में तरमीम हो गई है तो अब तो उसका ट्रायल हो सकता है, कानून वाज़ेह है। लेकिन जब तक आईन उसकी इजाजत नहीं देता तो कोई भी कानून जो आईन से मुतसादिम होगा वो काला धन ही करार दिया जाएगा, और यही सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है। सर, मैं ये एक दो बार फिर वही सवाल दोहराऊंगा कि किन जराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, ताकि लोगों को, हमारे नाजरीन को पता चले कि कौन से वो जराइम हैं जिन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, ताकि थोड़ा सा आसानी रहे समझने में। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2 सूरतों में लगता है। नंबर 1 है तब जब आप स्टेट के ऑफिशियल होते हैं और आप स्टेट का कोई राज जो है वो अफशा करते हैं जो आपने नहीं करना होता। और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर तो ये बेशक साबिक वजीर आजम इमरान खान हो, या साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ हो, या साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब हो, वो खुल के ऑफ द रिकॉर्ड जर्नलिस्ट से बात करते हैं। और अभी उनको रिटायरमेंट को 2 साल हुए भी नहीं होते, जिसमें वो मीडिया को इंटरव्यूज और स्टेटमेंट दे भी नहीं सकते, उसके अंदर भी वो खुल के अपने ऑफिस की सारी अंदरूनी बातें बता देते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इन सिचुएशंस के ऊपर लगता है। और दूसरा तब लगता है जब किसी ऑफिशियल सीक्रेट को कोई जो सिटीजन है वो उसको चोरी करे, और चोरी करने के बाद जो है वो उसको किसी और के हवाले करे। वो उसकी एक जो थेफ्ट है ऑफिशियल फाइल्स की, वो मौजूद होनी जरूरी है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की। लेकिन अली सरवर साहब अगर वो है भी तो उसका फैसला अदालत में होना है। कोई धारा खुद बजाते खुद, वो धारा बेशक वादा हो, वो धारा सुई गैस हो, वो धारा H Now न्यूज हो, वो इदारा जो है बेशक कोई भी इदारा हो, उसका जितना मर्जी तकद्दुस हो, वो खुद ही जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर नहीं बन सकता। हाँ, वो कंप्लेनेंट जरूर बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान में सजा देने का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास। तो सर, क्या ज़ाब्ता फौजदारी की अगर मैं बात करूं तो ज़ाब्ता फौजदारी में दफात जो हैं वो आर्मी एक्ट में हैं? अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा इनसे कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत अहम ये केस है और इस केस पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि इस केस के गिर्द हमारी सियासत घूम रही है। क्योंकि 9 मई को जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं और उन लोगों को भी पहचानते हैं। उसकी वजह यह है कि तमाम के चेहरे ज़ाहिर वीडियोस के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं, उनकी तस्वीर पहुँची हैं। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसको कोई भी शख्स दिफा उसका नहीं कर सकता। ये कहीं भी दुनिया में नहीं होता कि किसी पार्टी के लीडर को करप्शन के तहत बुलाया जाए और गिरफ्तारी उसके अमल में लाई जाए और वो फौजी तनसीबात को निशाना बनाने शुरू कर दें उसके लोग और उनके रहनुमा। अच्छा, अब चूँकि बात हुई कि जनाब फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, जिन हाउस पर हमला हुआ, मियाँ वाली में जहाज़ जलाने की कोशिश की गई, JSQ पर हमला करने की कोशिश, फिर ये देख लीजिए आपके कोशिश क्या बल्कि हमला ही हुआ, और पेशावर रेडियो पर जिस तरह हमला हुआ, तो उसके बाद ये कहा गया कि जी इनके मुकदमात जो हैं वो फौजी अदालतों में चलाए जाएंगे। लेकिन फिर हुआ ये कि पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान हैं एतजाज हसन साहब और लतीफ़ खोसा, उन्होंने जनाब अदालत से रुजू कर लिया और एक एप्लीकेशन लेकर वो चले गए कि जी अदालतें मौजूद हैं, सिविल अदालतें मौजूद हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं, तो क्यों फौजी अदालतों में
सिविलियन के ट्रायल के हो रहा है और इसके ख़िलाफ़ जो उन्होंने दरख्वास्तें दी और फिर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से वो जाकर मुलाकात भी की और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जनाब जल्दी सुना जाए इसको। अच्छा सर, लाइन ड्रॉप हो गई थी और मैं बात कर रहा था आपसे ख़ास तौर पर कि चूँकि कोई भी सिविलियंस के हवाले से और ये दो जो मारूफ वकील हैं पाकिस्तान के, ये दोनों गए हैं और अदालत से ज़ाहिर रुजू भी कर लिया उन्होंने। तो इस पर आज अदालत में चूँकि वहाँ मौजूद थे सिविल सोसाइटी की तरफ से भी और अदालत ने उनसे इस्तफसार किया है फैसल सिद्दीकी साहब से कि जनाब फ़ौज सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा नहीं कर सकती, उन्होंने कहा। जिस पर जस्टिस याया अफरीदी ने उनसे सवाल किया था ज़ाब्ता फ़ौजदारी, जिसको मैंने आपसे पूछा कि दफ़ात आर्मी एक्ट में कहाँ है, तो इस पर आप क्या कहते हैं कि जनाब ये सारी जो सिचुएशन है इस वक्त मनपसंद लोगों के लिए हो रहा है कि जो मनपसंद लोगों को सज़ा हो जाए और बाकी लोगों का मसला नहीं होगा, या आप समझते हैं कि चूँकि अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया है तो ज़ाहिर है उनके हवाले से अगर अदालतें बन रही हैं, फौजी अदालतें, मुकदमा चल रहे हैं उनमें, और 3 जिस तरह आता तारड़ साहब ने आज कहा जी 3 अपीलों का तो हक उनको दिया गया है और उनको ख़ास तौर पर अपना पसंद का वकील करने का भी इख्तियार किया गया है, तो फिर क्या मुज़ायका है? अच्छा, पहले मैं ये वाली बात का जवाब दे दूं कि देखिए जो अपील का राइट दिया गया है वो अपील का राइट नहीं है, वो सिर्फ एक अपील का राइट है और फिर जुडिशियल रिव्यू का राइट है। और मैं आपको बताऊं कि कुलभूषण यादव को जो राइट दिया गया है वो पाकिस्तानियों से ज्यादा दिया गया है, उसको अपील का राइट दे दिया है लेकिन पाकिस्तानियों के लिए अपील का राइट नहीं, अनफॉर्चुनेटली। और फिर चूंकि वो अपील का राइट प्रॉपर नहीं होता तो जैसे मैं पेशावर हाईकोर्ट की जजमेंट का आपको बात बताता हूँ, फिर जुडिशियल रिव्यू के अंदर वो जिस बंदे ने कोई जुर्म किया भी होता है वो भी एक वजह से छूट जाता है, क्योंकि ऑर्डर और जजमेंट जो है वो हमारे जो इंस्टीट्यूशन के लोग हैं वो नहीं ले पाते, तो फिर वो बंदे छूट जाते हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि रिगार्डिंग द फैक्ट के जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर एविडेंस का साइन जो है वो करना है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। कोई एविडेंस जो है वो सही है, गलत है, मजबूत है या वीक है, इसका फैसला किसी पुलिस वाले ने नहीं करना, इसका फैसला किसी रेंजर्स वाले ने नहीं करना, इसका फैसला किसी फौजी ने नहीं करना, इसका फैसला अदालत के एक जज ने करना है। तो ये ऐसे हो सकता है कि मैं आपको पहले ही कह दूं नहीं सर, नंबर 9 और नंबर 11 के खिलाफ तो इसमें मैं चाह रहा हूँ सर, मैं इसमें नहीं, मैं इजाफा करना चाह रहा हूँ वैसे साहब, इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो आज रिमार्क्स दिए मैं उसका भी थोड़ा सा हवाला देना चाहूँ। उन्होंने ये कहा कि जी ऑफिशियल जो सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन जो है फौज ने ही करना है। तो सर जब फौज ने ही तयन करना है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का, और उन्होंने ये भी कहा कि फौज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त भी दे सकती है, दुरुस्त है? जी नहीं, देखिए जो दरख्वास्त दी जा सकती है वो दरख्वास्त दी जाती है रिगार्डिंग एन मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, जिसको जो है वो किसी सिविल ऑफेंस में अगर पकड़ा भी जाता है तो आर्मी का जो कमांडर होता है वो इम्पावर्ड है अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के उसकी कस्टडी ले ले। बाकी अदरवाइज पाकिस्तान की किसी ऐसी शहरी की जो फौजी ना हो, एयरफोर्स से ना हो और या वो नेवी से उसका ताल्लुक ना हो, उसकी 3 किस्म की कस्टडी भी होती है, या तो वो बेल पे रिहा होता है या उसको पुलिस तक नहीं। तो नहीं सर, इसमें गैर मामूली हालात में फौजी अदालतें फाल हो सकती हैं, ये तो बात दुरुस्त है ना? पहली बात तो ये आवाज़ का इशू है सर, आपकी आवाज़ मुझ तक सही नहीं पहुंच पा रही। अच्छा, ये लाइन ड्रॉप हो गई। जस्टिस एजाज साहब ने भी आज ये कहा कि 21वीं जो आइनी तरमीम है, खासतौर पर उनको उसका जिक्र किया और उनका कहा कि केस में अदालत ने करार दिया कि फ़ौजी अदालतें मखसूस हालात के लिए हैं, और उन्हें भी कहा कि इस फैसले में जंगी हालात जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इस पर साबिक चीफ जस्टिस के वकील जो हैं ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि उनके इल्म में नहीं है कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये होगा कि
इल्म के जंगी हालात हैं। अगर अदालत समझती है कि 21वीं तरमीम के फैसले की वजह से हाथ बने हैं तो लार्जर बेंच बना लें, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा वो लार्जर बेंच बनने पर बहुत कंफर्टेबल होंगे। ये आज अदालत में हुआ और सिविल और मिलिट्री तहवील में मौजूद अफराद की तादाद बताने का भी हुक्म दिया। और गुज़श्ता रोज़ की जो समाअत हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई वाक़यात के बाद सिविल और मिलिट्री तहवील में मौजूद अफराद की तादाद बताने का हुक्म दिया था। और आज ज़ाहिर है ये बड़ी अहम समाअत थी और इस पर हमने बात की आपके सामने। अब बात करेंगे थोड़ी सी कराची के हवाले से कि जब कराची में इस वक्त अगर हम बात करें कि जराइम की तादाद बढ़ती जा रही है, सियासी माहौल की बात करें तो यहाँ ख़ास तौर पर जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी सियासी जमात, कराची की बात कर रहा हूँ, वैसे तो पीपल्स पार्टी बड़ी सियासी जमात है ही, कराची में बहुत आगे चली गई। यूसी काउंसिल जितने भी यूसी चेयरमैन हैं उनकी बड़ी तादाद ज़ाहिर है जीतने में कामयाब रही। सेकंड पर यानी दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। चूँकि MQM पाकिस्तान ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, बिल्कुल आखिरी लम्हात में MQM पाकिस्तान ने इसका बाइकआउट का ऐलान कर दिया था कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। उसके बाद ये 3 जमातें थीं जिन्होंने हिस्सा लिया और सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की। बाकी जमातें जो है नून लीग भी मौजूद, जमीयत उलमा इस्लाम मौजूद थी, महाजिर कौमी मोमिन आफाक अहमद साहब की वो भी मौजूद थी, TLP मौजूद, लेकिन सबसे ज़्यादा ये 3 जो सियासी जमातें हैं इन्होंने यहाँ से यूसी काउंसिल जीतने में कामयाब हुई। 9 ये टाउन्स जो हैं वो जमात इस्लामी के पास आए और 4 टाउन्स जो हैं वो PTI के पास और बाकी टाउन्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। अब सूरत हाल ये है कि चूँकि जो कुछ भी हुआ 15 जून को, उसके बाद बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात का सामना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन 19 जून को मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब करार पाए और उन दोनों ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया, न सिर्फ उठा लिया बल्कि काम भी शुरू कर दिया है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब हुई और महफूज यार खान साहब जी सीनियर सियासतदान हैं MQM पाकिस्तान के, बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब। क्या कहेंगे सर, अब जिस तरह एक ज़माने में वसीम अख्तर साहब ने 100 दिन का कहा था कि कराची तब्दील हो जाएगा, अब नए मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब आ गए हैं, उन्होंने भी 100 दिन का टाइम दिया है और 100 दिन में कह रहे हैं कराची तब्दील हो जाएगा। आप लोगों ने चूँकि हिस्सा नहीं लिया था बल्दियाती इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी बड़ी जमात बनकर सामने आई। हमने हिस्सा नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया था कि हम इन हल्का बंदियों को दुरुस्त तस्लीम नहीं कर रहे थे और इसी बात पे एतराज था मुत्तहदा कौम पाकिस्तान का कि आपने जो हल्का बंदियां अपने इलाके में की हैं वो 20 से 30 हजार पे की हैं और जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वेस्ट में इधर उधर जो की हैं वो 80 से 90 हजार पर एक यूसी आ रही है। लेकिन ये जमात इस्लामी के दोस्त जो थे उस वक्त तो हमारी इस बात को समझे नहीं, अब इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनका प्रोटेस्ट बिल्कुल हाई कोर्ट भी जाए, सुप्रीम कोर्ट भी जाए। इलेक्शन वाले दिन तो वो वोट काउंट होते हैं जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हों, तो ये है पोजीशन। अच्छा, नहीं इस पे तो है, लेकिन आपकी तरफ से आपकी जमात के कुछ रहनुमा हैं जिन्होंने, क्योंकि जो 15 जून का जो मार्का था जिसमें मेयर मुंतखब हुए पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब साहब और 32 लोग तकरीबन कहा जाता है जी PTI के जो थे, आपकी तरफ से ये कहा गया आपके जमात के MPs की जानिब से कि जी बिल्कुल वो सही कह रहे हैं जी, अगवा कर लिए गए थे पीपल्स पार्टी ने PTI के 32 लोगों को और इसलिए ज़ाहिर है वो फिर बनने में कामयाब हो गए मुर्तज़ा वहाब। आप भी ये समझते हैं ज़ाती राय में कि जी वाकई उस दिन अगवा कर लिए गए, वरना तो 193 वोट हासिल होते मुर्तज़ा वहाब साहब के बजाय हाफिज़ साहब को और मुर्तज़ा वहाब को 173 वोट हासिल होते। वो जो लोग जो 37 नहीं आए हैं वो तो आप उनसे मालूम करें ना, वो कहाँ थे भाई? मैं तो उनमें से किसी को नहीं जानता हूँ, वरना एक आपसे मैं ही पूछ ही लेता। नहीं इल्ज़ामात है ना सर, इल्ज़ामात हैं। आप लोग तो 5 साल के लिए बाहर हो गए ना। देखिए ना, इल्जामात को तो साबित करना चाहिए। हाँ, साबित करना चाहिए, यही मैं राय जानता हूँ। लोग नहीं आए हैं और PTI ने भी एक कमेटी बनाई है इसके लिए, तो 11-12 रुकनी जो ये तहकीक करेगी कि ये 37 लोग कहाँ गए। बिल्कुल सर, आप 5 साल अब MQM पाकिस्तान सर 5 साल अब बल्दियात में तो जाहिर है अब इलेक्शन 5 साल बाद होंगे, तो अब आप लोग
अपने लोगों की खिदमत कर सकेंगे। उससे पहले तो ज़ाहिर है जो आपके MPs MNAs मौजूद हैं वो जिस तरह खिदमत कर रहे हैं वो तो ज़ाहिर है सब जानते ही हैं, लेकिन बल्दियात में आप 5 साल के लिए बाहर हो गए, इसका अफसोस तो होगा आप लोगों ने कि हिस्सा नहीं लिया, अपने लोगों से दूरी इख्तियार की। हमने किसी किस्म का कोई अफसोस नहीं है। अच्छा। ये ड्यूटियों में दाल करते हुए देख रहे हैं, हमको ये देख के ये सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ तो हमने पहले ही बाइकाट कर दिया था। जब तक नई लिस्टें नहीं बनती हैं, नई मर्दमशुमारी नहीं होती है, हमें कहीं गिना नहीं जाता है, तो उस वक्त तक के सारे इलेक्शन जो हैं बल्दियाती इलेक्शन तो वाकई बिल्कुल बेमकसद थे। तो आप हिस्सा लेते सर, जाहिर है 8-10 टाउन आपके पास आते तो बेहतर खिदमत कर सकते थे आप। पैसे का इशू नहीं होता है, पैसे तो हम बगैर टाउन के भी खर्च कर सकते हैं। हमारी जमात में इतनी सलाहियत है और कर रहे हैं हम लोग काम। जो कौमी असम्बली के जो फंड हैं उसके तहत हम अपने अपने हल्कों में तरक्याती काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे इलाके जिनमें हमारा ना MP है ना MNA है, वहाँ पर भी हमने काम को आगे बढ़ाया है। मसलन सर क्या कर रहे हैं ऐसा कराची में? आज भी रजिस्ट्रेशन के लिए जो पूरे शहर में 28 टाउनों में रोजाना मीटिंगें हो रही हैं कम्युनिटी में, और 13 जुलाई तक हम ये कह रहे हैं कि जिनके डबल वोट लिख गए हैं या मुस्तकिल पते पे वोट है लेकिन वो रहते हैं आरजी पते पे, तो ये अपने वोट चेंज करा लें। हमारी पूरी जमात जो है बशमूल रास्ता कमेटी और COC पे इसी काम पे लगी हुई है और रोजाना टाउन में इजलास हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 13 जुलाई तक हम इस वोटर लिस्ट को अप टू डेट कर लेंगे और फिर इलेक्शन लड़ेंगे। सर पीपल्स पार्टी ने बजट पेश किया, पास भी करा लिया और MQM पाकिस्तान पर शदीद तनकीद भी की कि ये जनाब ये आज हाथ बंधे में इन लोगों के, ये पहले तो बड़ी हड़तालें और सब कुछ कर लिया करते थे, अब इनके पास ऐसा कुछ नहीं रहा और अब कराची भुट्टो का अब हो गया है और रहेगा। उस पर जवाब नहीं दिया आपकी तरफ से किसी ने? जवाब देना ये क्या कम जवाब है जो हमने अबू धाबी का जो पोर्ट ले आए हैं यहाँ पर गेटवे, इससे ज्यादा भी कोई जवाब देना पड़ेगा। अबू धाबी से बड़ा इन्वेस्टमेंट की स्थिति में आ रहा है, ये जवाब काफी है ना। ये रोडी थोड़ी है तो मुंह पे मारा जाए। हमारा काम बता रहा है IT जो है इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जगह रही है, उसका कैंडिडेट भी तो आप उनको दीजिए ना। अगर हमारे जो गुजरा काम कर रहे हैं और जिस अंदाज से शहर की खिदमत कर रहे हैं, हम इसके साथ खड़े होंगे। ये करें, सफाई की मुहिम शुरू करें, हमारा कारकुन भी इनके साथ खड़ा होगा और वो मुहिम जमात इस्लामी शुरू करे, PTI करे या फिर पार्टी करे। हम इस शहर की तामीर और तरक्की को देखना चाहते हैं और इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहते हैं। अच्छा, यानी जो MPs MNAs ने माशाल्लाह जो आप बता रहे हैं वो खिदमत की है, उस खिदमत की बुनियाद पर आप जनरल इलेक्शन में जाके वोट हासिल कर लेंगे और आप कराची की सबसे बड़ी पार्टी दोबारा बन जाएंगी। साहब ये इस शहर में सिवाय MQ के किसी और जमात का वोट ही नहीं है। एक बार इलेक्शन में आएंगे आप देख लेंगे। सर जिमनी पहले भी देखते रहे आप। सर जिमनी इलेक्शन में जो हमने देखा उसमें तो PTI भी तो जीत दिल्ली गई। को तो भूल जाइए ना। दिल्ली तो अब जनरल इलेक्शन की बात करें, अब जो तैयारी हो जनरल इलेक्शन की तैयारी है जब भी हो तो जनरल इलेक्शन की तैयारी, इसलिए मैंने कहा कि जो आपकी कारकर्दगी है उस बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि जी मसला ही नहीं है, वोट आप ही को देंगे लोग। मुझे ना हमारी कारकर्दगी तो इतनी बेहतर है कि हमारे यहाँ ये आपके जो टाउन के जो इजलास हो रहे हैं इलेक्शन हारने के बाद हो रहे हैं ना, हर इजलास में 1000 से ज्यादा लोग मौजूद होते हैं और हमारी रास्ता कमेटी का कोई फंड COC के लोग और इलाके के लोग वहाँ मौजूद होते हैं। नहीं, जितने लोग आप बता रहे हैं रास्ता में सर, जितने लोग आप बता रहे हैं इतने तो अब आपके COC और राब्ता कमेटी में भी इतने ही लोग रख लिए हैं आपने। तादाद बढ़ती है तो लोग भी बढ़ेंगे सर। 18 हमारी रास्ता कमेटी में भी 80 के करीब लोग हैं। 89 हो गए सर, 89। 80 हैं, 87 सर 15 बाद में रखे ना, 89 अब हो गए और COC में भी इतने ही हैं। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि माशाल्लाह इतने लोग आ गए, कारकुनान अब तो शायद कम पड़े, लीडरान ज़्यादा है। लेकिन आप अगर हमारी तंजीम हालात को देख लें तो हमारा रास्ता कमेटी का एक आदमी और COC के 2 या 3 लोग हर जगह जा रहे हैं। रास्ता के 1 से 2 हो जाते हैं। ये 26 टाउनों में रोजाना कोई ना कोई प्रोग्राम हो रहा है
आप अगर कहें तो हम आपको इस प्रोग्राम की पूरी तफसीलात भी इस साल कर दें। नहीं सर, हमारे पास तो हैं। मैं तो ये जानना चाह रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि जी हैदर अब्बास रिजवी, आमिर खान साहब, वसीम अख्तर, वसीम आफ्ताब, ये सारे जो पुराने लोग हैं आपके, ये कुछ अनबन है शायद, इसलिए साथ मिलके काम नहीं नहीं हो सर, रहे। सब है, सब अवेलेबल है सर, तो सब आपकी अवेलेबल हैं। तो आपकी किसी भी आपकी अनबन है तो उसको सुलह सफाई हो जाएगी, कोई ऐसा क्यों नहीं है। आपकी आमिर खान साहब से, वसीम अख्तर साहब से आखिरी मुलाकात कब हुई सर? मेरे आमिर भाई से हमेशा हमारा मुकम्मल साथ चलता है, हर तारीख को होगा। तो जल्दी मुलाकात वसीम अख्तर भी होते हैं, फारूक अख्तर भी होते हैं, आमिर मतलब भाई भी मत, होते हैं, और मत, क्योंकि मेरा उस तरह कोई केस नहीं है, मतलब मुस्तफा कमाल से भी तारीखों पे मुलाकात होती है, मतलब तारीखों पे, में कोई केस नहीं है मतलब मेरा। तारीखों पे मिलते हैं, ऑफिस में या किसी प्रोग्राम में मुलाकात नहीं होती? फिर होती है, प्रोग्राम हो जाते हैं ना तकरीबन, तो जिस प्रोग्राम में वो आ जाते हैं, मुलाकात हो जाती है। हम किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाते हैं, खुशी से आए, तकरीर करें, अपने व्यूज दें और निकल जाए। और निकल जाए खामोश से। ये ना अच्छा सर, गवर्नर साहब माशाल्लाह आपके हैं। वैसे तो सिंध में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, मेयर उनका है, बाकी गाँव में कोई लोग बैठे हुए हैं अंदरूनी सिंध के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, शहरों में। सिर्फ माफ कीजिएगा। गवर्नर माशाल्लाह एक आपका है। तो गवर्नर से सर कुछ हो रहा है फायदा? आज आप तो समझे, आज गवर्नर हाउस में IT का प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन है रात 10 बजे तक। 1,000 बच्चों को हम ट्रेन करके IT का उनको सर्टिफिकेट देंगे, फिर उनकी नौकरियों का बंदोबस्त करेंगे गवर्नर हाउस में। तो फिर सर जो पहले जो लाखों नौजवान बेरोजगार हैं, उनका बंदोबस्त किया नहीं है माशाल्लाह, मजीद बता रहे हैं 3 साल और करेंगे। देखिए, पहले वाले जो नौजवान जिन्होंने IT वगैरह सीख लिया है, वो तो बच्चे लोग जो कोई हुनर ही नहीं जानता होगा तो उसको रोजगार देना बड़ा मुश्किल है। ये अभी जो ये पोर्ट जो बन जाएगा अबू धाबी का, इस पोर्ट पे बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। मुझे याद नहीं रहा फैसल सरदारी ने आज ये क्या बताया कि कितने हजार जॉब्स होंगी यहाँ पे, तो इस शहर के लोगों को ही मिलेंगी ना। सर अच्छी बात है करेंगे, जो ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे, जो सर, ये बहुत सी बात है कि कराची के नौजवानों को मेरिट पर नौकरियां मिलें, वो IT में हो या दीगर जो महकमे मौजूद हैं, वो तालीम हो, सेहत हो, दीगर महकमाजात में कराची के पढ़े लिखे नौजवान उनको भी नौकरियां मिलें। ये ना हो कि बेचारे मास्टर्स करके और उसके बाद भी जूतियाँ चटका रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी तादाद है। भाई अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, और कोविड के जमाने में जो घर के लोगों ने जो काम शुरू किए थे ना, जिसको जरा भी शुरू है वो ऑनलाइन बिजनेस ले लेता है और अपने तनख्वाह से बड़ा पैसे उसमें कमा लेता है। सर आप जैसे बड़े लोग थोड़ा सा ध्यान इस तरफ भी दें। आप, अच्छी बात है कि आप चाह रहे हैं रोजगार मिले, और आप कह रहे हैं पता नहीं कितने लोगों को आपकी पार्टी ने रोजगार दिला दिया। तो ये जो बाइकें चला रहे हैं, फूड पांडा पे मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, सर ये क्या शहर के लोग नहीं है? इनकी किस्मत में क्यों नहीं है रोजगार सर? अल्लाह ताला इनकी भी किस्मत पलटेगा, और तकरीबन इनको ये चाहिए, मतलब कराची का पढ़ा लिखा नौजवान, कराची का मोटरसाइकिल पे एक जगह से दूसरे का लोग छोटे भाइया पे, इनको भी अल्लाह ताला, और इनके लिए भी हमने बंदोबस्त किया हुआ है। सर अल्लाह ताला तो करेगा, उसी से उम्मीद है। जरिया तो आप लोगों ने बनना है ना। आप हर हुकूमत में होते हैं, पिछली हुकूमत में भी थे, अब भी हैं, अगली हुकूमत में भी। एडवांस बता सकता हूँ आप होंगे, आने वाली हुकूमत में भी होंगे, अच्छे करना करना। हाँ मुझे मालूम है सर, होंगे आप। लेकिन तो रह ही नहीं सर सकते आप हुकूमतों में रहें, वजारतें ले लें, आपका नौजवान कराची का फूड पांडा पे अपनी जिंदगी ज़ाया कर रहा हो, बेचारा वो बाइकें चला रहा हो, उसको नौकरी का हक नहीं है? सरकारी नौकरी उसको क्यों नहीं मिल सकती? अच्छे हालात उसके क्यों नहीं हो सकते? वो क्यों लालू कैसे करोगे मलिक से शिफ्ट नहीं हो सकता? डिफेंस सर आप लोग हो जाते हैं, वो वहीं के वहीं है। नहीं दे रहे हैं, जिनकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब IDA वालों ने कल ऐलान किया है कि वो जो इंटर पास जो लोग हैं उनके लिए एक कोर्स कराएंगे मैथमेटिक्स का, ताकि वो BA मैथ्स हो जाए और वो मौजूदा टेक्नोलॉजी के बिजनेस में एडजस्ट सर हो जाएं। ये इस बात पे आप लोगों की कभी तवज्जो नहीं थी कि अंदरूनी सिंध से गोट गांव से आके, वो भी जाहिर है पाकिस्तानी, यहाँ के वो सरकारी नौकरी ले लेते हैं, लेकिन शहर का नौजवान बाइक और फूड पांडा चला रहा है, या बहुत बेचारा पैसे जमा करके उधार लेके कहीं बाहर चला गया तो चला गया। आपकी अपनी जिंदगी तब्दील हो गई है सर, उनकी जिंदगी आज भी तब्दील नहीं हुई।
आज देखिए हमारा केस पेंडिंग चला है, जिसमें 70,000 नौकरी हमने चैलेंज की हैं, जो कराची के डोमिसाइल पे दी गई हैं, लेकिन उनका किसी का सर्टिफिकेट कराची का नहीं है। ये तो आपको ही है ना भाई, और चल रहा है। लेकिन जब इसका फैसला होगा तो देख लेंगे। हमारे पास वो गिरधर सिंह की तो है नहीं कि रात को दरखास्त फाइल करें और सुबह को 3 बजे नंबर पे लगा दें। तो सर गिरधर सिंह की नहीं है तो हर हुकूमत के साथ चले जाते हैं, कोई गिरधर सिंह की तो है सर आपके पास? जी हमारे हम तो यूँ चले जाते हैं कि रोक लगाने करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप वजीर आजम के साथ बैठकर उन मसाइल को हल कराएं। आज जो सेंसस के मसले में जितनी भी बातचीत हुई है, अगर हमारी प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में लोग ना होते तो उनके 6 मीटिंग ना हो पाती। अभी देखे ना, और किसी जमात की तो वजीर आजम ने कहने से नहीं बढ़ाई ना सर बड़े सर ये मतलब इतनी जबरदस्त जानदार मिसाल ये आपकी पार्टी दे रही है कि हुकूमत में होने की सिर्फ एक वजह है कि वज़ीर आज़म के साथ फोन सेशन हो जाता है और 6 दफ़ा मुलाकात हुई है, ये क्रेडिट पे है हमारे। ये देखिए ये उसूल की बात है, जब आप सही गिने जाएंगे तो आपको पानी भी मिलेगा। कितना पैसा लेकर आए वज़ीर आज़म? 6 बार और किसी ने 6 बार वज़ीर आज़म से सर वज़ीर आज़म को बुनियादों पर हमने केस फाइल किया था ना, सेंसस में यही गड़बड़ करेंगे। देखिए मेरी भी हमारे घर से भी मध्यम शुमारी वाले आए हैं, ये 30 दफा बढ़ाए हैं। हमें यहाँ तो डिफेंस में कोई आ ही नहीं रहा था, और इन्होंने बाकी बता जो नहीं है वो भी नहीं है। तो ये तमाम एतराजात तो और किसी ने नहीं उठाए ना, इंटीम ने नहीं उठाए भाई। तो जाहिर है सर शहर के वारिस होने का दावा भी आप ही करते हैं ना, तो आप ही को उठाने चाहिए। हमारे वारिस तो हम ही है ना, इज्जत करके जो लोग आए हैं वही वारिस है। लेकिन यहाँ पर हम सबको हिंदी, पंजाबी, पठान, बलोच इन सबको अकोमोडेट करते हैं, इसलिए हम इसको मुत्तहदा कौम कहते हैं। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, आप कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे मसाइल हल हों लोगों के। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महफूज यार खान हमारे साथ थे और बात कर रहे थे कि कराची के नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा और हालात भी बेहतर होंगे। हम कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह करे इनकी कोशिशें कामयाब हों और कराची का जो पढ़ा लिखा तबका है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, यूनिवर्सिटी से हर साल हज़ारों की तादाद में जो निकलते हैं पढ़कर और ज़ाहिर रोज़गार नहीं उनके पास, वो फूड पांडा और बाइकिया और इस तरह के काम वो कर रहे होते हैं। जबकि कम पढ़े लिखे लोगों को हम कराची में देख रहे हैं सरकारी नौकरियों पर, आला ओहदों पर माशाल्लाह फाइज हैं। वो हमें जेलसी नहीं है, लेकिन अपने लोगों को हम देखते हैं, अपने नौजवानों को हम देखते हैं तो तब हमें बहुत अफसोस होता है। और फिर ज़ाहिर है जो दावे करते हैं कि जी हम शहर के वारिस हैं, फिर लोग उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं कि जी आप हुकूमत में भी हैं तो हमारे लिए कुछ कीजिए। वो कह रहे हैं जी हम कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह करे वो कोशिशें उनकी कामयाब हों, लोगों को रोज़गार मिले। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सर्वर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद